नमस्कार। बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। कल सुनवाई हुई, दिन भर लगभग 4 घंटे से ज्यादा की सुनवाई कल हुई और उसके बाद आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको हम कोर्ट रूम ले चलेंगे, कोर्ट रूम नंबर 1, और वहां पर जो कुछ चल रहा है वो आप तक हम पहुंचाएंगे और हमारा साथ देंगे अमलेंदु उपाध्याय जी, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और अभी तक आपने देख लिया कि कल कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने उन तमाम मुद्दों को रखा था जिसमें जो धाराएं हैं वक्फ कानून की, 2025 में जो नया कानून बना है उस कानून जिसमें संशोधन किया गया है उसमें धारा 3B, 3C, 3D, 3E, 3F और 3R का जिक्र बार बार आया। उसके अलावा 14 का भी जिक्र आया, 10 का जिक्र आया, जिक्र 83 का आया। ये तमाम जिक्र आ रहे थे और आज जब सुनवाई हुई है तो आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो सरकारी पक्ष रख रहे हैं और वहां पे जेपीसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी द्वारा अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया, मेरे जवाब पर आप आइए। और पूरी प्रक्रिया जेपीसी ने अपनाई थी और यह मामला ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय विधेयक तैयार करता हो। ये उस ढंग का मामला नहीं है। यहां पर जो मतदान भी जो हुआ है को वहां पर संसद के अंदर, वो भी मशीन से मतदान किया गया है और हम उस बुराई को खत्म कर रहे हैं जो 2023 में देखी गई थी। 2023 का हवाला दे रहे हैं यहां पर तुषार मेहता, कह रहे हैं कि उस बुराई को हम खत्म कर रहे हैं जिसको, माफी चाहूंगा, 1923 में जो बुराई की गई थी। तो 1923 के हवाले से अपनी उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि आप जानिए कि जो वक्फ कानून 1923 है उस कानून में रजिस्ट्री का प्रावधान है या नहीं है, ये सारी चीजें भाई कई बार आ चुकी हैं। चाहे 1905 वहां वक्फ कानून नहीं है लेकिन वहां पर संपत्तियों के संरक्षण का मामला जरूर है। तो यहां सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि यदि संपत्ति सरकार की है और उसे वक्फ घोषित किया गया है तो सरकार उसे बचा सकती है। एसजी तुषार मेहता यहां पर अपनी बात रखते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम चीजों को, तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी सॉलिसिटर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही अब देखना होगा कि एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कैसे चर्चा होती है। और यहां पर 1923 का हवाला दिया गया है और कहा जा रहा है कि हमारा मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं में से कुछ मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जेपीसी की 96 बैठकें हुई हैं, हमें 97 लाख प्रतिनिधित्व मिले हैं। ये कह रहे हैं कि जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 96 बैठकें हुई और लगभग 97 लाख प्रतिनिधित्व मिले, हमें 97 लाख प्रतिनिधित्व मिले, ये बताया जा रहा है यहां पर तुषार मेहता के द्वारा। और उसके बाद फिर तुषार मेहता कहते हैं कि ये राज्य सरकारें हैं जिनसे परामर्श किया गया। अब कौन कौन से राज्य सरकार जिनसे परामर्श किया गया ये यहां पर तुषार मेहता बता रहे हैं। और 24-25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से परामर्श किया गया है, ये कह रहे हैं। यहां तुषार मेहता बता रहे हैं कि इस कानून को बनाने के लिए हमने, यानी सरकार ने कितनी मेहनत की है, कितनी बैठकें की, जेपीसी की कितनी बैठकें हुई, किन किन राज्यों के किन किन वक्फ बोर्ड से हमने बातचीत की, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास और इस बड़ी रिपोर्ट को हमने तैयार किया। कुछ सुझाव स्वीकार किए गए और कुछ सुझाव स्वीकार नहीं किए गए। जब धाराओं में संशोधन करने में के सुझाव दिए गए तो इसको पेश किया गया और अभूतपूर्व बहुमत से पारित किया गया इसे संसद में। ये बात यहां पर तुषार मेहता बता रहे हैं। तुषार मेहता यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि वे चुनौती के तहत आने वाली धाराओं का उल्लेख करेंगे और कह रहे हैं कि आम चुनावों से ठीक पहले ये आया दिलचस्प संशोधन जहां कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है। ये आम चुनाव से पहले, यानी 2024 का जो चुनाव था उससे पहले इसको लाया गया था और एक ही दिलचस्प संशोधन इसमें आया जहां कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है। यह संशोधन यहां पर बताने की कोशिश हो रही है कि हम इस कानून को जो बनाकर लाए हैं, ये कानून बहुत ही शानदार कानून है और इस कानून से सबको फायदा होने वाला है। कोई भी वक्फ की संपत्ति बना सकता है। ये सारी बातें यहां पर कह रहे हैं तुषार मेहता। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और सीधे इस बिग ब्रेकिंग में आपसे भी समझना चाहता हूं। 3R का जिक्र कर रहे हैं तुषार मेहता, और भी क्या कुछ चल रहा है सीधे कोर्ट रूम से, जो भी घटनाक्रम, उस पर बड़ी खबर। जो दोस्तों आप बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस
इस्तेमाल करता हूं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, वक्फ विधेयक 2024 जो 2025 जो अब कानून बन चुका है, उसको चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और भी कई अलग अलग कई राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी, केरल सरकार ने भी इसको चुनौती दी है। और अब इस पर जो सुनवाई हो रही है वो बहुत ही शानदार सुनवाई। पहले कपिल सिब्बल और इन तमाम मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस पर अपनी बहस रखी, दलीलें रखी। अब दलील रख रहे हैं एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तुषार मेहता क्या कुछ कह रहे हैं अमलेंदु जी? बड़ा दिलचस्प मामला यह हुआ कि सीजीआई ने उनसे पूछा अपने मेहता साहब से कि उनका यानी जो याचिकाकर्ता है उनका तर्क है कि कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपने दावे पर खुद फैसला कर रहा है और उसे अंतिम रूप दे रहा है। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि नायक केवल ये भ्रामक है बल्कि गलत तर्क है। और एसजी मेहता ने कहा कि कलेक्टर के खिलाफ तर्क यह था कि वह अपने मामले में न्यायाधीश होगा, इसलिए जेपीसी ने कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी का फैसला किया कि इरादा क्या है। अगर मीलॉर्ड जैसे हटाना चाहते हैं तो हटा दें। सीजीआई ने पूछा कि क्या पूरी धारा हटा दें, तो एसजी मेहता ने कहा कि केवल प्रावधान हटा दें। सीजीआई ने कहा कि उनका मामला पूरी धारा के मामले में है, तो एसजी मेहता ने कहा कि इसका एकमात्र परिणाम राजस्व है और बोर्ड के रिकॉर्ड को सही किया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि इसका एकमात्र परिणाम सुधार है, इसका उद्देश्य क्या है या केवल ये कागजी प्रविष्टि होगी। तो एसजी मेहता ने जवाब दिया कि सरकार को स्वामित्व के लिए मुकदमा दायर करना होगा। मैं अपना हलफनामा पढ़ रहा हूँ, निष्पक्षता से कहें तो हलफनामे को ध्यान में लाया जाना चाहिए। यानी वो अपने हलफनामे पे आ गए कि हलफनामे में क्या कहा गया था। राजीव जी जी बिल्कुल, एफिडेविट यानी हलफनामे में क्या कुछ क्या गया था ये बताया जा रहा है। एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं कि बार बार तर्क दिया जाता है कि वक्फ का थोक अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के माध्यम से ही पता चलेगा कि संपत्ति सरकार की है। ये बात यहां पर कह रहे हैं कि संपत्ति सरकार की है कि नहीं है। ये जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि इसको यानी वक्फ को उसका टेक ओवर किया गया है कि नहीं किया गया है, यानी टेक ओवर ऑफ द वक्फ। ये यहां पर इसके बारे में तुषार मेहता बता रहे हैं। और हलफनामे में लिखा गया है यानी एफिडेविट में लिखा है कि नामित अधिकारी संपत्ति का अंतिम निर्धारण नहीं कर रहा है, केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। यानी नामित अधिकारी का जो जिक्र आ रहा था कानून में, उसको यहां पर किनारे करते हुए और कह रहे हैं कि नहीं, राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। यह बात यहां कह रहे हैं तुषार मेहता। तो तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं अमलेंदु जी, और क्या कुछ चल रहा है जरा ये भी बताइए। कोर्ट रूम में बहुत कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है, और वो जितनी चीजें पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको लेकर तुषार मेहता अब अपनी बात वो कह रहे हैं कि प्रभावित पक्षों के लिए वक्फ न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करना खुला रहेगा। स्वामित्व का अंतिम निर्धारण ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालयों द्वारा अपील में तय किया जाएगा। यानी कि वक्फ का स्वामित्व अगर वहां पे कोई मामला आता है, फंसता है, तो उसको आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल वुड बी डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल और इन अपील बाय द हाई कोर्ट्स। ये यहां पर कहा जा रहा है कि या तो आप इसको ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे या हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, जहां फाइनल बताया जाएगा, जहां डिसीजन आपको दिया जाएगा। अमलेंदु जी जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। और इनका कहना यह है मेहता साहब का कि नामित अधिकारी केवल संपत्ति का अंतिम निर्धारण नहीं कर रहा है, वह केवल राजस्व के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। यानी जो कहा जा रहा है, जो धारा कह रही है इसकी नए कानून की, उसमें यह है कि नामित अधिकारी ही संपत्ति का अंतिम निर्धारण करेगा। लेकिन उनका कहना है कि हलफनामे में लिखा गया है कि नामित अधिकारी संपत्ति का अंतिम निर्धारण नहीं कर रहा है और केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। तो अगर राजस्व के को अपडेट किया जाएगा तो इसका नाम देने की आवश्यकता थी। अब ये सवाल राजीव जी इसमें यहाँ पे उठता है। एसजी मेहता कहना है कि प्रभावित पक्षों के लिए वक्फ न्यायाधिकरण से यानी जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा उससे संपर्क करना खुला रहेगा और स्वामित्व का अंतिम निर्धारण जो है वो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालयों द्वारा अपील में तय किया जाएगा। जबकि कल कपिल सिब्बल ने जो दलील दी उसमें कहा था कि आपने न्यायाधिकरण जाने का रास्ता ही बंद कर दिया, चूंकि जब तक मैं जाऊंगा तब तक वो संपत्ति का आपने चेंज कर देंगे, आप उसका जो है उसका मतलब स्टेटस आप उसका चेंज कर देंगे, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, तो मैं जा ही नहीं सकता, आपने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। तो ये कल था। अब आज जो मेहता साहब बता रहे हैं वो मेहता साहब अपना अलग बता रहे हैं कि जो हमने दिया है हलफनामे में क्या दिया। अब सवाल राजीव जी यहाँ ये उठता है मेरे ख्याल से, अगर इस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आपका हलफनामा क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्या हलफनामा कानून दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, ये सवाल भी उठ सकता है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हलफनामे में कुछ और है, कानून में कुछ
और है और ये बात यहां साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए यहां पर सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं, आने वाले समय में उठेंगे। और यहां पर सीजेआई गवई भी यहां पर कुछ सवाल कर रहे हैं और सवाल जो है वो बहुत वाजिब है। लेकिन गवई कह रहे हैं कि जो तस्वीर पेश की जा रही है वो ये है कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी और एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। ये बात यहां पर सीजेआई साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमको बताया जा रहा है, यानी जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, यानी मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों ने जो बात रखी है उसमें साफ साफ ये है कि एक बार कलेक्टर अगर जांच कर ले तो वक्फ की संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी और एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। मेहता इस पर कहते हैं, तुषार मेहता, कि हमें स्वामित्व के लिए टाइटल सूट करना होगा, 3C का निर्धारण अंतिम नहीं है। इस पर जस्टिस मसीह कह रहे हैं तो जब तक कानून का सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा ऐसे ही जारी रहेगा। तो मेहता कहते हैं हां, यहां पर फंसता हुआ मामला दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूंकि जस्टिस मसीह ने उनसे पूछा कि आपके अनुसार जब तक सहारा नहीं लिया था, यानी इसका शूट का नहीं किया था, तब तक कब्जा जारी रहेगा। तो एसजी मेहता कहते हैं हाँ, उनके दिखाने का इंतजार कर रहा था। सीजे ने कहा क्या आप इस अदालत में इसकी उम्मीद करते हैं? मतलब ये कि वो दूसरा पक्ष जो कहे, मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो क्या दिखाते हैं। तो सीजीआई ने मतलब एक तरह से फटकारा कि क्या आप इस अदालत में इसकी उम्मीद करते हैं? तो एसजी मेहता ने कहा कि 3 उच्च न्यायालयों से आए थे, इसलिए यहाँ भी चुनिंदा रीडिंग है। सीजीआई ने कहा यहाँ भी चुनिंदा रीडिंग है। तो एक तरीके से भी यहाँ जो है मतलब सीजीआई जो है वो डांटते हुए नजर आए एसजी को कि आप जो मतलब यहाँ भी मतलब एक तरीके से तमाशा करना चाहते हैं कि आप इस अदालत से आप जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि ये गंभीरता यहाँ नहीं होगी। ये एक तरीके से कहते हुए नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीजेआई थोड़ा फटकारते हुए, नाराज होते हुए, अपनी नाराजगी दिखाते हुए यहां पर एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर, और तुषार मेहता यहां पर जो फंस रहे हैं वो उस जगह पे फंस रहे हैं क्योंकि जब टाइटल सूट की बात हो रही है और जब ये मामला कोर्ट में जा रहा है और कलेक्टर जांच कर रहा है तो यहां पर सीजेआई गवई कह रहे हैं, बीआर गवई की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो ये है कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी और एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। इस पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि इसके लिए हमें स्वामित्व के लिए हमें टाइटल सूट करना होगा, यानी आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा या हाई कोर्ट में जाना होगा। 3C का निर्धारण ही अंतिम, जो कानून जो धारा है कानून की 3C, वही उसका ही निर्धारण अंतिम नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 3C का निर्धारण अंतिम नहीं है, एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपकी 3C जो है वो कानून का पार्ट है। बिल्कुल है। तो एक यहां पर दूसरी चीज, फिर इस पर जस्टिस मसीह आते हैं, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, वो कह रहे हैं तो जब तक कानून का सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा ऐसे ही जारी रहेगा, यानी सरकारी कब्जा रहेगा वक्त पे जी। तो इस पर मेहता कहते हैं, तुषार मेहता, हां ऐसा ही होगा। यानी जो विपक्ष है, यानी जो मुस्लिम पक्ष है, वो जो बात कह रहा है यहां पे वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि उसको स्वीकार कर रहे हैं तुषार मेहता। अमलेंदु जी जी हाँ बिल्कुल एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। और अब जो सवाल सीजीआई ने पूछा राजीव जी वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको गोल कर, उसका जवाब जो है वो गोल कर गए हैं एसजी मेहता। सीजीआई ने पूछा कि जब तक धारा 83 के तहत कार्रवाई तार्किक अंत तक नहीं पहुंच जाती क्या तब तक बेदखली नहीं होगी? यानी जो कल दलील दी थी कपिल सिब्बल की तरफ से, वो दलील देती थी कि धारा 83 के तहत जैसी कार्रवाई होती है उससे पहले इस पर कब्जा कर लिया जाएगा और वो उसका नेचर बदल जाएगा, स्टेटस बदल जाएगा संपत्ति का। तो इस पर सीजीआई ने पूछा है कि क्या जब तक धारा 83 के तहत कार्रवाई तार्किक अंत तक, यानी जब तक उसका फाइनल नहीं हो जाता तब तक क्या बेदखली नहीं की जाएगी, यानी तब तक वक्फ के पास रहेगा ये जमीन? ट्रिब्यूनल की परिभाषा के संदर्भ में है धारा। जी हाँ। इस पर एसजी मेहता जो है वो इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये कहा कि कृपया देखें और जो 83 जो अनुभाग है उसको पढ़ना जारी रखते हैं एसजी मेहता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसजी मेहता यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और एसजी मेहता कह रहे हैं कि उनके जो अभी आप कह रहे थे कि उनके द्वारा दिखाने का इंतजार था, लेकिन यहाँ पे जो बात है कि सीजीआई करें, क्या आप इस न्यायालय में इसकी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला कुछ कहेगा और उसके बाद हम दिखाएंगे, करेंगे,
करेंगे। ये सारी बातें आप बता चुके हैं अमलेंदु जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि धारा 83 के तहत कार्यवाही तार्किक अंत तक नहीं पहुंच जाती तब तक बेदखली नहीं होगी। ये सवाल पूछ रहे हैं सीजेआई कि क्या धारा 83 जिसमें ट्रिब्यूनल का मामला आता है वहां तक ये तार्किक स्तर तक ये कार्यवाही नहीं पहुंच जाती तब तक क्या ये बेदखली नहीं होगी। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि कृपया आप इस अनुभाग को इसको देखें जो यहां पर और यहां पर वो पढ़ रहे हैं तुषार मेहता कि क्या कुछ है उसमें लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, और ये बता रहे हैं कि जो मुतवल्ली है या कोई जो मुतवल्ली व्यक्ति है जो उसका मतलब कस्टोडियन एक तरीके से होता है उसका वक्फ का, वो या 3C के तहत आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन कर सकता है। ये जो है वो बताया है मेहता साहब ने सीजेआई को। राजीव जी जी सीजेआई को बता रहे हैं मेहता जी की जो अधिनियम है उसके तहत यहाँ पर। लेकिन दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि तुषार मेहता थोड़ा सा यहाँ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तुषार मेहता। और उन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल है उसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ हैं। पहले एक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत था, यानी कि पहले जो था इसका रिविजनल जुरिडिक्शन था और जहाँ कुछ अपील जो थी वो पड़ी हुई थी, हो सकती थी। और वो फिर बताते हैं कि जो धारा 83 उसके खंड 9 को देखें, सीजेआई ने कहा कि क्या पहले अपील का कोई प्रावधान नहीं था। इस पर एसजी ने कहा कि यह पुनरीक्षण की तरह था, अब पूर्ण रूप से प्रथम अपील है, मैं पढ़ने में चयनात्मक नहीं हो सकता, सरकार को पूरी तरह से सहायता करनी चाहिए। ये जो है वो अपना पक्ष रखते हुए एसजी मेहता नजर आ रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल 3C का बार बार जिक्र कर रहे हैं एसजी मेहता, यहाँ पर साफ दिख रहा है सेक्शन 3C और 83 जिसमें 83 सेक्शन 83 जो है उसमें ट्रिब्यूनल को में जाने का मामला बनता है। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में कैसे जाएंगे आप, वो यहाँ पे है। एसजी मेहता कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। पहले ये एक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तरह था जहां कुछ अपीलें हो सकती थीं। कृपया धारा 83 के खंड 9 को देखें। यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि धारा 83 के खंड 9 को देखें जहां पर ये साफ साफ ट्रिब्यूनल को वो पूरी शक्तियां दे दी गई हैं। इस पर सीजेआई कह रहे हैं कि पहले अपील का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस पर एसजी मेहता कह रहे हैं ये एक पुनरीक्षण की तरह था, अब पूर्ण रूप से प्रथम अपील है, मैं पढ़ने में चयनात्मक नहीं हो सकता, सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिए। ये कह रहे हैं आई कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन रीडिंग, गवर्नमेंट मस्ट असिस्ट फुल्ली। ये बात यहाँ पर तुषार मेहता कह रहे हैं। उसके बाद तुषार मेहता कह रहे हैं कि धारा 3C आदेश को अंतिम कहना बिल्कुल गलत है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 3C का जो सेक्शन 3C ऑर्डर फाइनल इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। और तुषार मेहता की तरफ से अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव, चूंकि कल जो कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था, आपने दिया था कि जो जब किसी भी निजी व्यक्ति या सरकार द्वारा वक्फ पर विवाद किया जाता है तो उसका चरित्र खुद बदल जाता है। जो धारा C जो है वो कहती है चूंकि निर्धारण प्रक्रिया के दौरान वह वक्फ नहीं रह जाता। ये कानून में नया कानून जो है उसमें है, लेकिन इसको एसजी मेहता कह रहे हैं कि ऐसा अंतिम कहना बिल्कुल गलत है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और कल ये भी बात आई थी राजीव जी की न्यायिक समीक्षा तो बाद में होगी, न्यायिक समीक्षा जब तक पहुंचेंगे उसमें आपने सीमित अधिकार कर दिए कि ट्रिब्यूनल में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। अगर आपने मेरा दावा ही खारिज कर दिया तो मैं ट्रिब्यूनल जा ही नहीं सकता, ये कपिल सिब्बल की तरफ से कल कहना था। तो अब ये अपनी तरफ से जो हलफनामा दिया है सरकार की तरफ से उसको एक तरीके से उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे एसजी मेहता। राजीव जी बिल्कुल एसजी मेहता यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि पहले ऐसा था कि कोई अपील नहीं होती थी और ये एक संशोधन क्षेत्राधिकार था। अब ऐसा है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय पर हाई कोर्ट में पूर्ण अपील की जा सकती है। अब बोल रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब है कि पहले ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल से जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन के खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। पहले ये संशोधन की तरह था, अब ये एक पूर्ण प्रथम अपील की तरह है जिसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील या एसएलपी भी होती है, एसएलपी भी होती है। जी बिल्कुल। और यह कहना बिल्कुल गलत है कि 3C आदेश अंतिम है। यहां 3C का आदेश अंतिम नहीं है। आप धारा 83 देखिए, 83 की जो सेक्शन 83 में जो उपधारा 9 है उसको देखिए, यहां बता रहे हैं यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है जिसमें न्यायिक निर्णय की परतें उपलब्ध हैं। और ये कहना गलत है कि 3C जो है वो अंतिम है। यहां बार बार 3C का जिक्र आ रहा है क्योंकि 3C को लेकर कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी थी और बहुत सारी दलीलें और बहुत सारी चीजें यहां
ऑन रिकॉर्ड दी गई हैं अमलेंदु जी। कल हमने देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स, दसियों पॉइंट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, और इसलिए यहां पर अब तुषार मेहता को दिक्कत हो रही है कि चूंकि वो मामला जो वो सारी दलीलें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उसमें से उन दलीलों को रिकॉर्ड में लेने के बाद आपको उन दलीलों को खारिज करवाने के लिए वैसे तर्क देने होंगे, और वो तर्क देने की कोशिश यहां तुषार मेहता कर रहे हैं अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। और उन्होंने जो था वो समुदाय की जो थी वो आड़ लेने की कोशिश की, मतलब कम्युनिटी की आड़ लेने की कोशिश की एसडी मेहता ने। तो इस पर सीजीआई ने उनको कहा कि आप ये कम्युनिटी की दलील मत दीजिए, हम फैसला कानून पर करेंगे, यानी कानून जो है उस पर हम फैसला करेंगे कि कम्युनिटी क्या करती है, उस पर हम फैसला नहीं करेंगे। कानून जो आपने बनाया है फैसला उस कानून पे आएगा। यानी राजीव जी जो भटकाने का प्रयास किया एक तरीके से एसडी मेहता ने, सीजीआई ने उनको एक तरीके से फटकारा कि भाई आप ये भटकाने की एक तरीके से कोशिश मत कीजिए, और समुदाय की जो आप दलील दे रहे हैं वो मत दीजिए, क्योंकि फैसला हम जो कानून पर करेंगे, जो कानून बना है, याचिकाएं उस कानून पर आई हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर और भी है वही समुदाय, यानी यहां किसी कम्युनिटी की बात डोंट टेक, यहां सीजीआई साफ साफ कह रहे हैं कि डोंट टेक कम्युनिटी आर्गुमेंट, वी विल डिसाइड ऑन लॉ। समुदाय के तर्क को न लें, हम कानून पर निर्णय लेंगे, ये साफ साफ कह रहे हैं। और यहां पर सीजीआई कह रहे हैं, शंकर नारायणन की बात कर रहे हैं। शंकर नारायणन सीनियर वकील हैं, क्या आप इस पक्ष में हैं, और पक्ष क्या, यहां पर वो पूछा जा रहा है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जब वक्फ पर किसी निजी व्यक्ति या सरकार द्वारा विवाद किया जाता है तो इसका चरित्र यानी स्टेटस बदल जाता है, क्योंकि निर्धारण प्रक्रिया के दौरान ये वक्फ नहीं रह जाता है। और ये बात तो इसी पर शंकर नारायणन से ये पूछ रहे हैं सीजीआई कि क्या आप भी इस दलील के पक्ष में हैं, इसके पक्ष में हैं। यहां पर एसडी मेहता रोकते हैं और कहते हैं, एसडी मेहता कि समुदाय भी है, कम्युनिटी भी है इसमें ना, आप सिर्फ एक की बात मत कीजिए, कम्युनिटी की बात भी करिए। तब सीजीआई यहां डांटते हुए कह रहे हैं कि डोंट टेक कम्युनिटी आर्गुमेंट, वी विल डिसाइड ऑन लॉ। हम लोग डिसाइड करेंगे इस पूरे कानून के पक्ष को, पहलुओं को कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, किसी कम्युनिटी के हिसाब से हम यहां पर इसको नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा कोई निर्णय नहीं होगा। तो कम्युनिटी विशेष की बात नहीं, बात लॉ की है, कानून क्या कहता है उस आधार पे ही इस केस को हम आगे लेके जाएंगे, ये यहां कहा जा रहा है सीजीआई की तरफ से। अमलेंदु जी जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। सीजीआई की तरफ से कहा जाए कि हम यह कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। एक वकील ने उस पर कहा कि क्या हम अपनी दलीलें सुरक्षित रखते हैं या हमें समय मिलेगा, भविष्य के लिए उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है और प्रावधान कहता है कि इस बीच वक्फ नहीं होगा। मतलब ये शंकर नारायण जो थे उन्होंने कहा। तो इस पर मेहता ने कहा कि कृपया धारा 85 देखें, किसी भी वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल कोर्ट, राजस्व न्यायालय आदि में नहीं होगी, जिससे इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना आवश्यक है। ये अपना वो धारा 85 का जो है हवाला दे रहे हैं इस समय। कुल मिलाकर 3C को जस्टिफाई करने के लिए धारा 85 अधिनियम एक्ट 1995 को लेके आ रहे हैं बार बार यहां पर। ये जो धारा 85 है, धारा 85 एक्ट, सेक्शन 85 1995 एक्ट और सेक्शन 3C 2025 एक्ट, इस पे इससे तुलना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धारा 85 के तहत वक्फ नहीं छीना जाएगा, मुकदमे के दौरान वक्फ का चरित्र केवल निलंबित रहेगा। कैरेक्टर ऑफ द वक्फ विल बी ओनली सस्पेंडेड कह रहे हैं। और धारा 3C केवल राजस्व अभिलेखों को सही करती है, यानी यहां कह रहे हैं कि धारा 3C ओनली करेक्ट्स दी रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, करेक्ट्स दी रिवेन्यू रिकॉर्ड। धारा 3C केवल राजस्व के अभिलेखों को, रिकॉर्ड्स को सही करती है, यह कहा जा रहा है यहां पर तुषार मेहता की तरफ से। यानी तुषार मेहता सेक्शन 3C, ये जो नया नियम है वह कानून 2025, उसका जो सेक्शन 3C है उसको जस्टिफाई करने के लिए कभी 83 ला रहे हैं, कभी 85 ला रहे हैं। अब यहाँ राजीव जी जस्टिस मसीह और जस्टिस गवई दोनों ने उनसे सवाल पूछ लिए जी, और कहा जस्टिस मसीह ने कि तो क्या ये वक्फ बना रहेगा, क्या कब्जा जारी रहेगा और वक्फ भी ना रहेगा, सिवाय इसके कि इसके पात्र निलंबित कर दिए गए हैं। इस पर एसडी मेहता ने कहा कि नहीं, इस पर प्रतिबंध है। तो सीजीआई ने कहा कि क्या आप संपत्ति को अलग करना चाहते हैं,
इस पर एसजी मेहता ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यथास्थिति बनाई रखनी होगी। अब ये एसजी मेहता जो कह रहे हैं राजीव, जो कानून में है कि नहीं है ये वो नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होगा। जब आपने कहा कि उसका करेक्टर निलंबित रहेगा, वक्फ नहीं रहेगा, इसी पे सवाल पूछ लिया सीजीआई ने, जस्टिस मसीह ने, तो ये वक्फ रहेगा या केवल इसके पात्र निलंबित कर दिए जाएंगे, यानी कि जो उसके मुतवल्ली वगैरह हैं वही केवल निलंबित किए जाएंगे, या इसका करेक्टर बदल जाएगा। इसको लेकर जो है वो गोलमोल शब्दों में जवाब दे रहे हैं एसजी मेहता राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तुषार मेहता से बड़े तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं दोनों जजों की तरफ से, सीजीआई बीआर गवई की तरफ से और जस्टिस मसीह की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और 3C के मामले में सीजीआई डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3C 3R भी है, 3D भी है, 3B भी है, 3E है, इन सब की बात भी होगी। तो अभी ये लंबा चले गए तो तय मानिए आप, और बहुत मजेदार है, आप बने रहिए। और पल पल की रिपोर्ट जो कोर्ट नंबर 1 में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक रख रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर आप जो बातें हो रही हैं वो भी हम स्क्रीन पर दे रहे हैं टेक्स्ट वाइज, वो भी आप देखिए। और तुषार मेहता क्या कह रहे हैं यहां पर ये भी आपको हम बता रहे हैं। और कोर्ट रूम नंबर 1 में जो चल रहा है, जो दलीलें पेश की जा रही हैं अब सरकारी पक्ष की तरफ से, तुषार मेहता की तरफ से, वो सब भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अमलेंदु जी, यहां सेक्शन 85 की बात हो रही है 1995 एक्ट के, और उसके बरक्स यहां रखा जा रहा है 3C सेक्शन को, और वो भी अभी वाले एक्ट के आधार पर। जी जी, और यहाँ एसजी मेहता जो कह रहे हैं कि हाँ, इस संशोधन से वक्फ व यूज़र जो है उसको वक्फ बनाने की अनुमति नहीं है। भावी रूप से बनाया गया कोई भी वक्फ पंजीकरण के माध्यम से होगा, यानी भविष्य में कोई भी आपको करना होगा तो पंजीकरण के माध्यम से होगा, और रजिस्ट्रेशन होने पर उपयोगकर्ता द्वारा पिछले वक्फ को सहेजा जाता है। एसजी मेहता ने कहा कि जब तक ये विवादित है। फिर सीजीआई ने कहा कि विवादों को क्या न्यायाधिकरण में आना होगा? आपके विचार में प्रावधान के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक कब्जा नहीं लिया जाएगा उस संपत्ति पर, यानी सरकार कब्जा नहीं करेगी। ये सीजीआई ने एसजी मेहता से पूछ लिया है राजीव जी। जी, यहाँ पे मसीह ने भी बोला है, पूछा है कि ये वक्फ बना रहेगा, क्या वक्फ बना रहेगा जी, कब्जा जारी रहेगा और वक्फ बना रहेगा, सिवाय इसके कि पात्र निलंबित हैं। वही जो आप बता रहे हैं, मुतलवी और बाकी जो हैं वो अगर निलंबित हैं, सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ है, वो वक्फ क्या बना रहेगा? ये सवाल है। इस पर कह रहे हैं एसजी मेहता, प्रतिबंध है, देयर इज एम्बार्गो, ये कह रहे हैं। इस पर सीजीआई कह रहे हैं कि अगर आप संपत्ति को अलग करना चाहते हैं, अगर इफ यू वांट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, अगर ये कर रहे हैं, तब यहां पर कह रहे हैं तुषार मेहता कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यथास्थिति बनाए रखनी होगी। यहां पर कह रहे हैं तुषार मेहता, और उसके बाद तुषार मेहता कह रहे हैं हाँ, इस संशोधन में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाने की अनुमति नहीं है। भावी रूप से बनाया गया कोई भी वक्फ पंजीकरण के माध्यम से होगा। उपयोगकर्ता द्वारा पिछले वक्फ को पंजीकृत होने पर सहेजा जाता है, ये बात कही जा रही है। यानी आप वक्फ तभी बना सकते हैं जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे। जी, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप वक्फ नहीं बना सकते। यहाँ साफ साफ ये बता रहे हैं। और खासकर ये सीजीआई कह रहे हैं जब तक विवादित है, और उसके बाद सीजीआई कह रहे हैं कि विवादों को न्यायाधिकरण में यानी ट्रिब्यूनल में आना होगा। आपके विचार में प्रावधान के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक कब्जा नहीं लिया जाएगा। ये जो डिस्प्यूट का मामला है, डिस्प्यूट विल हैव टू कम टू द ट्रिब्यूनल। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इसको एनी हाउ जो भी कोई भी डिस्प्यूट है उसको ट्रिब्यूनल में जाना ही होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आपके विचार में जो आप कह रहे हैं कि प्रावधान के अनुसार, जो इस कानून के अनुसार जो सक्षम न्यायालय है जहां प्रोसीडिंग होगी, उस न्यायालय के द्वारा विचार किए जाने तक कब्जा नहीं लिया जाएगा। क्या वक्फ का कब्जा सरकार के पास होगा? ये सवाल पूछा जा रहा है सीजीआई की तरफ से। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल ये सीजीआई की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, और इस सवाल पे राजीव जी मेहता साहब थोड़े से घिरते हुए नजर भी आते हैं। और मेहता साहब कह रहे हैं कि जब तक ये तय नहीं हो जाता कि ये सरकारी संपत्ति है नहीं, तब तक इसे कैसे हस्तांतरित या कब्जा किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से जो सवाल का जवाब था वो उन्होंने दे दिया कि हाँ, मतलब ये तब तक उसके कब्जे में नहीं रहेगी, मतलब जो वक्फ के वोट के कब्जे में।
और उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए गए वक्फ को बचाया जाता है बशर्ते कि पंजीकृत हों, यानी अगर रजिस्टर्ड है तभी वो बचेंगी। और यदि एक निजी विवाद है तो जाहिर है कि कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। निजी व्यक्ति के साथ कोई भी विवाद न्यायिक मंच के परिणाम से तय होगा और कानून के अनुसार ही कब्जा किया जा सकता है, ना ही लिया जा सकता है 3C या 3C के प्रावधान के तहत नहीं। यह खतरनाक तर्क था, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे भी समझा है। ये मतलब उनका कहना है मेहता साहब का कि यह खतरनाक तर्क था कि 3C के तहत कब्जा कर लिया जाएगा, जबकि CGI ने जो सवाल पूछा था राजीव जी, वो सवाल यही पूछा था कि क्या इसके तहत आप कब्जा कर लेंगे। आप ये मतलब सब मुकदमे क्या न्यायाधिकरण में जाएंगे, इसकी छूट है न्यायाधिकरण में। और आखिर न्यायाधिकरण का वो क्या है, इसका एक तरीके से कहा जाए कि जो मतलब स्टेटस होगा उस संपत्ति का, उस समय क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि संपत्ति का जो है वो कब्जा कैसे किया जा सकता है, हस्तांतरित कैसे किया जा सकता है, जब तक ये तय नहीं हो जाए कि सरकार की संपत्ति है या नहीं। तो यानी कि अगर ये तय नहीं हुआ जब तक वो सरकारी मतलब संपत्ति जो है वो वक्फ के कंट्रोल में नहीं रहेगी। एक तरीके से ये स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे SG तुषार मेहता जी। तुषार मेहता यहाँ पर बहुत कुछ स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर संविधान के तहत आप इस कानून को चुनौती दे रहे हैं तो संवैधानिक चुनौती आपको देनी पड़ेगी। यानी कानून में कहीं तथ्यात्मक गलतियां हैं, कानून में अगर कहीं संवैधानिक गलतियां हैं तो उसको उजागर कीजिए। कल उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए। और दूसरी तरफ यहां पर आज तुषार मेहता जो बातें कह रहे हैं उसमें वो गलतियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब आगे तो कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट में जो चल रहा है वही बात हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट नंबर 1, रूम नंबर 1 में, जो कोर्ट नंबर 1 कह लें, उसमें CGI और उनका साथ दे रहे हैं, CGI BR गवई और उनका साथ दे रहे हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ये 2 जजों की बेंच है जो इस पर सुनवाई कर रही है। और यहां पर सरकारी पक्ष रख रहे हैं सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, और कह रहे हैं कि एकमात्र अपवाद है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता द्वारा पंजीकृत वक्फ को संरक्षित किया जाएगा। यानी एक ही एक्सेप्शन ये है कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर जो है रजिस्टर्ड वुड बी प्रोटेक्टेड। यानी सरकार, अगर आपकी रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड है, तो वो सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी, ये यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है, वो कैसे होगा? हाँ, वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? हाँ, इसका 200 साल पुरानी कोई वक्फ है, वो क्या प्रोटेक्टेड है? क्या 500 साल पुराना कोई वक्फ है वो प्रोटेक्टेड है? नहीं है। इस दलील के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, इस दलील से यही समझ में आ रहा है कि उनका कहना है कि जो रजिस्टर्ड है केवल वही प्रोटेक्टेड है। 1000 साल पुरानी अगर कोई संपत्ति है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, और उस पर कोई भी दावा कर देगा तो ये इनका कहना है कि तब तक वो कैसे होगा। और राजीव जी, जो धारा 3C के तहत जो राजस्व रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो राजस्व रिकॉर्ड भी क्या होते हैं? राजस्व रिकॉर्ड भी राजीव जी वही होते हैं दाखिल खारिज की संपत्ति का मालिक कौन है, यानी संपत्ति का मालिक वक्फ नहीं रहा, ये आप तय कर देंगे। तो ये एक तरीके से जो कल कपिल सिब्बल के तर्क थे राजीव जी, उनको कहा जाए परोक्ष रूप से ये स्वीकार करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं SG तुषार मेहता। और इसी पे जो है वो CGI ने सवाल इनसे पूछे हैं कि भाई तब तक जब तक ये मामले का निर्धारण नहीं हो जाता, ट्रिब्यूनल से नहीं आ जाता फैसला, तब तक उसकी प्रॉपर्टी की क्या रहेगी, स्टेटस क्या रहेगा, स्टेटस क्या रहेगा। तो उस पर वो कह रहे हैं कि साहब जब तक तय नहीं हो जाता तब तक स्टेटस कैसे उसका जो है वो उनको मतलब कब्जा वक्फ का जारी रहने दिया जा सकता है। यानी वक्फ का कब्जा नहीं रहेगा राजीव जी, तरीके से कहा जाए सरकार कब्जा कर सकती है लेकिन वक्फ का नहीं रह सकता। ये शायद ये कहना चाहते हो तुषार मेहता साहब राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुषार मेहता यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। और दूसरी तरफ एक केस उधर चल रहा है, अली खान का केस भी चल रहा है, उस पर भी उधर सुनवाई चल रही है। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि वहां पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो इस केस को सुन रही है। आप याद कीजिए, अली खान महमूदाबाद जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के, उनके एक पोस्ट पर, फेसबुक पोस्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से और उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच आज इस पर सुनवाई कर रही है और वहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा है कि क्योंकि ASG जो है असिस्टेंट जो है इनके सॉलिसिटर जनरल के राजू से उन्होंने पूछा कि आर यू आउट ऑफ दिल्ली, तो इन्होंने कहा नहीं मैं दिल्ली में हूं। तो आप इस पर कुछ पॉइंट कीजिए, क्या चल रहा है, और इसको, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ये उधर केस चल रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत मजेदार केस है। लेकिन वक्फ केस में क्या आगे चल रहा है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट। और वक्फ में और आगे क्या है अमलेंदु जी?
हाँ राजीव जी, अब एस जी मेहता साहब जो हैं उनका कहना ये है कि ये समस्या जो है 102 वर्षों से चली आ रही थी और हम मतलब इस कानून के तहत जो है हम अब पहुंच गए हैं इसको ठीक करने के स्तर पर, और अब पंजीकरण ना कराने पर दंड का प्रावधान है। हम समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं। ये वक्फ संपत्ति के नियमन से संबंधित पहला कानून है। समस्या 102 वर्षों से चली आ रही है। विधेयक की प्रस्तावना में इस उद्देश्य का संकेत दिया गया है। फिर एस.जी. मेहता ने कहा कि पंजीकरण पर तर्क यह था कि यह अनिवार्य नहीं था। दूसरा तर्क यह था कि इसका कोई परिणाम नहीं था। मैं समस्या की जड़ तक गया, यानी सरकार समस्या की जड़ तक गई। ब्रिटिश और भारत सरकार ने इसे हल करने की कोशिश की। और आगे वो कहते हैं कि 1923 में वक्फ संपत्ति के विनियमन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून कहता है कि संपत्ति का दुरुपयोग किया गया, लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। यह खतरा 102 वर्षों से चला आ रहा है। मैं बताऊंगा कि 5 वर्षों की प्रथा क्यों, मतलब जो है कि 5 वर्ष जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो बयान और आपत्तियां जो है उनको पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ तक कि शरिया अधिनियम धारा 3 में भी कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए आपको मुस्लिम होना चाहिए, यानी शरिया को लागू करने के लिए आपको मुस्लिम होना चाहिए। ये वो शरिया का हवाला दे रहे हैं। अब कहाँ तो राजीव जी बात हो रही थी कि देश संविधान से चलेगा, अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शरिया से चलेगा। ये गजब मसला शुरू हो गया जी। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि यहां तक कि शरिया अधिनियम में भी धारा 3 है जो कहती है कि आपको खुद को मुसलमान के रूप में स्थापित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी या शराब नहीं पीनी होगी। ये सारी बातें यहां पर कह रहे हैं तुषार मेहता। कुछ मामलों में मुश्किलें पैदा हुई हैं कि संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं या नहीं। ऐसी कई वक्फ संपत्तियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जहां मुतवल्ली इसे अपनी संपत्ति के रूप में पेश कर रहे हैं, मुतवल्ली जो हैं इसे अपनी संपत्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसी संपत्तियों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यानी कुल जमा यह है कि सरकार ऐसी संपत्तियों को खोज रही है और उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी बाद में। ये इनडायरेक्ट रूप से तो यही बोल रहे हैं यहां पे तुषार मेहता जी, साफ साफ कह रहे हैं कि और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं कि अली खान महमूदाबाद जिनको जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। अंतरिम जमानत उनको मिल गई है। अब उनको रिहा किया जाएगा, इसके बाद वो केस लड़ेंगे। लेकिन उनका जो मामला था अली खान का मामला, अली खान महमूदाबाद, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने लिखा था अपने पोस्ट पे कि महिलाओं को सरकार आगे की कर्नल सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को, दोनों को लाकर, और इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे महिलाओं को आगे जब अगर पूर्ण रूप से समाज में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये एक पाखंड ही होगा। ये जो पाखंड वर्ड है, यहां से परेशानी हो गई सरकार को, और खासकर हरियाणा के महिला आयोग को। और महिला आयोग की शिकायत पर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट से अली खान को राहत मिली है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को दे दी है। तो एक बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहा हूं कि अली खान को अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इन्हें अंतरिम जमानत दी है। लेकिन दूसरी तरफ हम चले उसी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में जो बहस चल रही है वो वक्फ बोर्ड पे बहस चल रही है, वक्फ कानून पर बहस चल रही है, वक्फ कानून 2025 पर बहस चल रही है, और बहुत ही तीखी बहस चल रही है यहां पर। और साफ साफ कह रहे हैं शरिया कानून को भी लाया जा रहा है, यहां सरकार कर रही है जहां। और सही आप कह रहे थे अमलेंदु जी की एक तरफ तो आप शरिया कानून को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप शरिया कानून का हवाला भी दे रहे हैं। और शरिया कानून के बारे में कह रहे हैं कि शरिया कानून में भी धारा 3 है जो कहती है कि आपको खुद को मुसलमान के रूप में स्थापित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी या आपको आप शराब नहीं पिए, ये कहा जाएगा आपको। कुछ मामलों में मुश्किलें पैदा हुई हैं कि संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं या नहीं हैं, और ऐसी कई वक्फ संपत्तियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जहां मुतवल्ली जो हैं इसे अपनी संपत्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। ये बातें यहां हो रही हैं। और आगे क्या चल रहा है अमलेंदु जी? जी राजीव जी, मेहता साहब ने कहा कि मैं 1923 से जो है वो बताऊंगा कि जिम्मेदारी के 3 स्तर हैं। पहला पंजीकरण, दूसरा बेईमान लोग तब तक बीच में हस्तक्षेप किया सीजीआई ने, और उन्होंने कहा कि 1900 अधिनियम के पंजीकरण का क्या प्रावधान था,
इससे पहले सिब्बल ने कहा कि 1954 में पंजीकरण की आवश्यकता थी, 1923 में नहीं। एसजी मेहता ने इस पर जवाब दिया कि देश में अभियान चल रहा है, वक्फ के 100 साल हो गए, वे कागजात कहाँ से लाएंगे? भ्रामक अभियान है ये। वो कहते हैं कि 1923 की धारा 3 में पंजीकरण का प्रावधान था, विवरण महत्वपूर्ण था, विलेख नहीं था। ये अपनी तरफ से तर्क दिया है उन्होंने, एसजी तुषार मेहता ने। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि देयर शुड बी सम डेजिग्नेटेड पर्सन हु शुड गो अबाउट एंड सी इफ द प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड एज वक्फ आर बीइंग ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा डेजिग्नेटेड व्यक्ति होना चाहिए जो ये देखे कि वक्फ द्वारा घोषित की गई संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जा रहा है या नहीं। ये कह रहे हैं मेहता, एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं। तो सीजेआई गवई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई सवाल कर रहे हैं कि क्या 1923 के कानून में पंजीकरण का भी प्रावधान था? क्या 1923 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था? Did 1923 Act also have a provision for registration? यहां पर और इसके बाद कह रहे हैं सीजेआई गवई कि सिब्बल ने तर्क दिया था, दलील पेश की थी कि पंजीकरण 1954 से शुरू हुआ है, 1923 से नहीं। सिब्बल ने कल जो तर्क दिया है उसमें कहा है कि जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो 1954 से शुरू हुआ है, न कि 1923 से। इस पर एसजी मेहता कह रहे हैं कि मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं। एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे? मुझे बताइए कि कागज कभी जरूरी नहीं थे। ये एक कहानी बनाई जा रही है। तुषार मेहता बता रहे हैं कि ये कहानी बनाई जा रही है कि 100 साल पुरानी संपत्ति का कागज हम कहां से लाएंगे। ये एक अभियान चल रहा है कि हमारे पास कागज नहीं है और इसीलिए देयर इज अ कैंपेन गोइंग ऑन दैट 100 years old प्रॉपर्टी हम कागज कहां से लाएंगे, ये कहा जा रहा है। ये बोल रहे राजीव हैं। जी, और इस पर सीजीआई ने फिर उनसे सवाल पूछ लिया मेहता साहब से और कहा कि मान लीजिए कि अगर वो दावा करते हैं कि वक्फ 100 साल का है, तो क्या केवल 5 साल की जानकारी देना जरूरी था? यानी 1923 का जो आप पढ़ रहे हैं धारा 3 में जिसका पंजीकरण जरूरी था। तो इस पर एसजी मेहता कहते हैं कि हाँ, केवल विवरण की जरूरत थी, यह केवल औपचारिकता नहीं थी, पवित्रता जुड़ी हुई थी। यानी ये मान लिया उन्होंने कि केवल औपचारिकता नहीं थी, इसमें पवित्रता उसकी जुड़ी हुई थी। तो एसजी मेहता इस पर कहते हैं कि अन्य पक्ष कहता है कि दस्तावेज कहाँ से प्राप्त करें? 1923 का नियम कहता है कि मूल या ज्ञान के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसको बताएं। यानी 1923 का जो अधिनियम है वो कहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको जो भी पता है वो आप बताइए। यानी एक तरीके से राजीव जी ये स्वीकार कर लिया कि जो कपिल सिब्बल का तर्क था वो सही है जी। यहां साफ साफ तुषार मेहता कह रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल से पहले बना था, तो आप सिर्फ पिछले 5 सालों के ही दस्तावेज पेश करते हैं। यह महज अनौपचारिकता नहीं है। अधिनियम यानी अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 का जो एक्ट है वो कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप उसे पेश करें, अन्यथा आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं उसे पेश करें। यानी आप उसका जो जड़ है, जो उसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या हुई, इसके बारे में आप पेश करें और या तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाएं। जो भी आपके पास है वो आप उसका ओरिजिन कहां से है, इस वक्फ की ओरिजिन क्या है वो आप बताएं। यानी यहां घुमा के कुछ कहने की, लेकिन बाबू साहब जो होंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, रजिस्ट्रार जो है वो क्या मांगेगा? रजिस्ट्रार तो आपसे, जो बाबू है वो आपसे कहेगा कि भैया ये कागज तो लेके आओ कि जमीन किसकी है या ये प्रॉपर्टी किसकी है, वो तो बताइए आप, तब तो हम रजिस्ट्री करेंगे जी। और अगर वो नहीं है तो फिर आप ओरिजिन क्या बताएंगे? 100 साल पुराने उसमें ओरिजिन क्या बताएंगे जो यहां तर्क दिया जा रहा है? तर्कों और तर्क में भी यहां पर प्रमाण तो चाहिए, सिर्फ बातें नहीं, प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए अमलेंदु जी, तब तो कोई भी वक्फ रजिस्ट्रेशन होगा। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल पुराने जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ की जमीनें या वक्फ की जो ऐसी विरासत है, उसके लिए कागज कहां से लाएगा कोई इंसान? और तब कागज होते भी नहीं थे राजीव जी, होते भी नहीं थे। 1000 साल पहले कागज होते भी नहीं थे। तो ये सब तो रिकॉर्ड अंग्रेज के आने के बाद शुरू हुए, भूले का रिकॉर्ड्स में। और जो धारा 3C की जिक्र कर रहे हैं कि साहब उसमें रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड के लिए, तो राजस्व रिकॉर्ड ही तो सब कुछ तय करता है कि दाखिल खारिज किसका होगा, किसका नाम चढ़ेगा, किसका नाम निकाला जाएगा। और यहाँ एक तरीके से राजीव जी देखिए, जो 100 साल पुरानी वाली बात थी उस पर तुषार मेहता ने फिर एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि यदि 1923 के बाद वक्फ बनाया गया है तो आपको 6 महीने के भीतर अदालत जाना होगा ताकि समकालीन रिकॉर्ड बनाए जा सकें। लेकिन अगर 1923
1923 से पहले वक्फ बनाया तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है जी। यानी 1923 के बाद अगर आपने बनाया है तो 6 महीने के भीतर आपको अदालत जाना होगा ताकि समकालीन रिकॉर्ड को बनाया जा सके। ये तर्क दे रहे हैं तुषार मेहता साहब। जी बिल्कुल, तुषार मेहता यहाँ 1923 का हवाला दे रहे हैं, 1923 का हवाला दे रहे हैं और इनसे सवाल पे सवाल भी दागे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, CJI की तरफ से। और जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए, CJI कह रहे हैं कि सपोज अगर वो दावा करते हैं कि वक्फ 100 साल का है तो केवल 5 साल के जरूरी जानकारी देनी जरूरी थी आपको क्या, 5 साल का आप, और इट वाज ओनली नेसेसरी टू गिव इन्फो ऑफ 5 इयर्स। इस पर कह रहे हैं हाँ केवल विवरण की जरूरत थी, ये महज अनौपचारिकता नहीं है, माफी चाहूंगा, ये महज औपचारिकता नहीं है बल्कि पवित्रता से जुड़ी हुई थी, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद SG का कहना है कि दूसरे पक्ष का कहना है कि दस्तावेज आप कहाँ से लाएंगे। 1923 का अधिनियम कहता है कि इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में आप बताइए, और अगर 1923 के बाद वक्फ बनाया जाता है तो आपको 6 महीने के भीतर अदालत जाना होगा ताकि समकालीन रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। यानी 6 महीने के भीतर, जो अभी आप कह रहे थे अमलेंदु जी, 6 महीने के भीतर आप जाके अदालत में, ट्रिब्यूनल में जाके आपको दस्तावेज जो है वो सारे पेश करने होंगे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये यहां बताया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। यहां जो विपक्ष की लड़ाई है, इस कानून को चुनौती जो दी गई है, वो चुनौती इसलिए नहीं दी गई है कि इस कानून को खत्म किया जाए। इस कानून में जो खामियां हैं उसको उजागर करते हुए चुनौती दी गई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके कागजात नहीं है तो क्या सरकार इसको ले लेगी। इसमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिस पर 10 पॉइंट्स जिस पे कल बात हुई है, रखी है कपिल सिब्बल ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस पे अभी कितना इस पे अपनी बात रखते हैं तुषार मेहता, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, बहुत दिलचस्प है। और यहाँ जो एक और बात राजीव जी हुई कि SG मेहता ने कहा कि खातों का विवरण हर साल दर्ज किया जाना था और इसके लिए 1923 में वैधानिक ऑडिट की आवश्यकता थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं था, ये अदालत के समक्ष था। और फिर वो कहते हैं कि जो 1923 की जो 10 है धारा, उसको वो दिखाते हैं। CJI ने फिर इस पर कहा कि कपिल सिब्बल तकनीकी रूप से सही हैं, जो प्रदान किया गया था, मतलब जो कहा गया था वो एक बयान था। SG मेहता ने कहा कि तकनीकी रूप से सही नहीं है, ये सिर्फ पंजीकरण से अधिक था, इसे अदालत में जाना था। अब यहाँ राजीव जी जो ध्यान रखने की बात तो ये है कि याचिकाकर्ता या उसे उनका तर्क था कि पंजीकरण ना कराने पर इसका कोई रिजल्ट नहीं था, यानी वो पंजीकरण अगर नहीं कराए तो केवल मुतवल्ली को हटाया जा सकता था और ये वक्फ की जो स्टेटस था वो नहीं बदलता था, जो भूमि का जो प्रकृति है वो नहीं बदलती थी, वक्फ रहता था। लेकिन अब जो है वो वक्फ नहीं रह जाएगा, ये जो था वो तर्क था। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर जस्टिस मसीह पूछ रहे हैं कि किसी भी मामले में, इन एनी केस, इट्स नॉट प्रोवाइडेड दैट द वक्फ केसेस जो हैं वो वक्फ सीजेज टू बी अ वक्फ। यहां पर वक्फ, क्या वक्फ रह जाएगा, यह प्रावधान है क्या? यह प्रावधान नहीं है कि वक्फ रह जाएगा। यहां पर इन एनी केस ये कह रहे हैं। और चूंकि तुषार मेहता ने कहा है, उनके अनुसार, यानी जो कपिल सिब्बल के अनुसार, इसका परिणाम यह हुआ कि मुतवल्ली जो हैं आगे नहीं रहेगा, दूसरा आएगा और उस पर फिर से जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून को पढ़ने का एक बेतुका तरीका है। यहां पर SG मेहता ने कहा है, चूंकि वहां पे कहा जा रहा था कि मुतवल्ली को भी हटा दिया जाएगा और वक्फ नहीं रहेगा, लेकिन वक्फ नहीं रहेगा, यह बात तो सरकार उस कानून के हिसाब से मान भी रही है। और कानून में जो 3C है उसमें तो साफ साफ है, लेकिन 3C को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 83 का हवाला दे रहे हैं कि आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ट्रिब्यूनल में भी आपको 83 जो है धारा, और 83 में ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में भी आपका निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने ट्रिब्यूनल का प्रावधान रखा है और उसके बाद हाई कोर्ट का प्रावधान रखा है। लेकिन यहां पर CJI पूछ रहे हैं कि क्या जब तक ये कोर्ट का मामला रहेगा तब तक वक्फ रहेगा क्या? तो इनका कहना नहीं, तुषार मेहता का कहना है नहीं, ये प्रोटेक्टेड रहेगा, वो सरकार के अधीन रहेगा। यानी ये सरकार मान रही है कि अगर किसी ने मामला फंसा दिया
तो वक्फ बोर्ड तो गया ही गया। उसके अलावा ये वक्फ तब तक आपके हाथ में नहीं है जब तक कि इस केस का फाइनल डिसीजन आपके पक्ष में ना आ जाए। यही तो है अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल यही है। और फिर एसडी मेहता ने बताया कि साहब जो याचिकाकर्ता हैं उनके अनुसार इसका परिणाम ये होगा कि मुतवल्ली आगे नहीं रहेगा और दूसरा आएगा और फिर उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ये कानून को पढ़ने का बेतुका तरीका है। इस पर जस्टिस मसीह ने जो हस्तक्षेप किया और उन्होंने पूछा एसडी मेहता से कि क्या किसी भी मामले में ये प्रावधान नहीं है कि वक्फ नहीं रह जाएगा। ये जस्टिस मसीह ने पूछ लिया। आप देखना ये कि इसका जो है वो उत्तर क्या देते हैं हमारे एसजी साहब, राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बात कर रहे हैं। अब एसजी साहब जो हैं, ये वही जो जस्टिस मसीह की बात मैं कह रहा था, जस्टिस मसीह ने ये बात पूछी है। अब यहाँ पर क्या जवाब आता है इनका तुषार मेहता का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुषार मेहता यहाँ पर थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं जवाब देने के लिए। 1 बजे तक ये सुनवाई चलेगी, उसके बाद फिर 1 से 2 लंच का समय होगा, 2 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो ये बिल्कुल आज दिन भर इस पर सुनवाई होनी है। और चूंकि समर वेकेशन भी शुरू होना है कोर्ट में, तो ये किसी ढंग से सरकार कोर्ट चाह रहा है कि आज इस मसले को यहां निपटा दिया जाए। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बने रहिए। लगातार कोर्ट रूम नंबर 1 में जो कुछ भी वक्फ से रिलेटेड चीजें चल रही हैं हम आप तक रख रहे हैं। इसके अलावा एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम पहुंचा चुके हैं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनको अपने फेसबुक पोस्ट और वो भी ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 महिलाओं ने सेना की 2 अधिकारी महिला, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों ने जो अपनी बातें रखी थी, बातें मतलब वो प्रेस के सामने आई और सेना की बातों को उन्होंने रखा था। इस पर उन्होंने कहा था, एक शानदार पोस्ट था, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट में कोई खराबी नहीं थी। महिलाओं के उत्थान की बात उन्होंने की थी, महिलाओं के प्रोग्रेस की बात की थी कि चलिए ये यहां तक आ गई, बहुत अच्छी बात। और इनको लाने में सरकार ने इतनी मदद की, सरकार लाकर इन दोनों महिलाओं को बैठा दी और आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इन महिलाओं को जान रही है। लेकिन अगर इसी ढंग से बाकी महिलाओं को पुश न किया गया तो आप आज जो कर रहे हैं ये एक पाखंड के समान होगा। यही बात उन्होंने कही थी। ये बात नागवार गुजरी हरियाणा के महिला आयोग को, और महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं हरियाणा में, उन्होंने इस पर एफआईआर इनके खिलाफ दायर किया और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, और उसके बाद ये जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन के लिए भेज दिए गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, 2 जजों की बेंच है, उसने अंतरिम जमानत दे दी है प्रोफेसर अली खान को। तो ये एक अच्छी खबर है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ पर यहां पर बहस चल रही है, और वक्फ पर अब सरकारी पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो अपना पक्ष रख रहे हैं, दलील रख रहे हैं, वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो अपनी बात रख रहे हैं। कई मसलों पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फंस भी रहे हैं। जरा अमलेंदु जी आपसे और समझना चाहता हूं कि क्या चल रहा है वहां पे। हाँ राजीव जी, उसका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एसजी मेहता ने कि वक्फ नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब 1923 का जो अधिनियम है उसको कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उसे बरकरार रखा गया। 1954 का अधिनियम स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम था, और इसमें एक और परत जोड़ी गई कि कोई वक्फ पंजीकृत नहीं था, तब सर्वेक्षण की अवधारणा शुरू की गई। और फिर वो कहते हैं कि आप पंजीकरण करते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो प्रारंभिक सर्वेक्षण पहले प्रशासन न्यायालय के पास था, अब बोर्ड के पास आ गया 1954 की अधिनियम धारा 4 के तहत। ये 1954 के अधिनियम की बात बता रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मतलब नया कानून जो लाया गया है सरकार की तरफ से, ये कितना अच्छा है, और 54 के और बाकी सब कानून जो थे वो कितने खराब थे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर यानी एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं कि 1923 के एक्ट को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उसे बरकरार रखा गया 1923 का। फिर 1954 का जो एक्ट आया, 1954 का जो एक्ट आया, वो आजादी के बाद पहला एक्ट था, और इसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई। यानी 1923 के एक्ट को, वक्फ एक्ट को में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 1954 का एक्ट आया, और वहां पर जो जोड़ा गया उसमें रजिस्ट्रेशन को जोड़ा गया, सर्वेक्षण की अवधारणा शुरू की गई, सर्वे भी किया जाएगा, रजिस्ट्री भी की जाएगी वक्फ की, यह कहा गया। जो
कपिल सिब्बल पहले कह चुके हैं। आप याद कीजिए, कपिल सिब्बल ने कहा था कि रजिस्ट्री का प्रावधान जो है वक्फ का वो 1954 में हुआ था। और अभी तुषार मेहता से ये सवाल थोड़ी देर पहले किया था इन्होंने, सीजेआई ने भी, कि कपिल सिब्बल ने जो कहा है इसका मतलब वो सही है कि 1954 में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है। तो यहां कपिल सिब्बल ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात कही थी और उस बात को यहां पर फिर से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुषार मेहता जो कह रहे हैं कि 1954 का जो एक्ट है उसमें दो बातें जोड़ी गई, एक सर्वे की बात जोड़ी गई और दूसरी बात जोड़ी गई थी रजिस्ट्री की। और यहां से अगर आप रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत करते हैं और नहीं करते हैं और शुरुआती आप सर्वेक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन पहले जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो न्यायालय के पास था, ये कहा जा रहा है। अब ये बोर्ड के पास आ गया है। 1954 का अधिनियम 4 जो है, वो जो धारा 4 है एक्ट 1954 और सेक्शन 4, उसके अनुसार अब ये बोर्ड के पास आ गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, आपका सर्वे करवाना जरूरी है। ये सब बोर्ड तय करेगा, यानी वक्फ बोर्ड तय करेगा और काउंसिल है तो काउंसिल तय करेगा। ये बात यहां पर कही जा रही है। तुषार मेहता थोड़ा सा डिफाइन करते हुए कि रजिस्ट्रेशन और उसके अलावा सर्वे, ये इन सब का काम बोर्ड के अधीन है, बोर्ड को करना है, ये बात यहां बताई जा रही है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। और वो जो एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं जो कपिल सिब्बल ने कहा था, उस पर सीजीआई ने कहा भी था कि इसका मतलब कपिल सिब्बल तकनीकी रूप से सही है। अब एसजी मेहता ने कहा कि जो 1954 की धारा 6 है वो कहती है कि विवाद खत्म करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य था। तो ये तो कहा था कपिल सिब्बल ने कि पंजीकरण 1954 में शुरू हुआ और अनिवार्य था, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर वक्फ नहीं रहेगा, ये प्रावधान नहीं था। अब ये आ गया है। इसमें आपत्ति ये है। तो यानी एक तरीके से कपिल सिब्बल के जो तर्क थे राजीव जी, एसजी मेहता जो भी तर्क रख रहे हो, लेकिन वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कपिल सिब्बल के तर्कों को ही। आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि 1954 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो 1954 से पहले की जो संपत्तियां जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या होगा? फिर आप बता रहे हैं कि साहब पहले वो उसका न्यायालय था उसके पास था। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जो 1954 एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि सेक्शन 6 सेज द रजिस्ट्रेशन वाज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू रेज डिस्प्यूट्स। अगर आपको किसी ढंग का विवाद उठाना है किसी वक्फ पे, तो उस वक्फ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर वक्फ की रजिस्ट्री नहीं है तो शायद वहां डिस्प्यूट आप रेज नहीं कर सकते, ये यहां पर कहा गया है। और ये बात एसजी मेहता कह रहे हैं कि 1954 एक्ट का जो सेक्शन 6 है उस अनुसार कि आपको कोई भी विवाद यहां पर अगर उठाना है, किसी भी विवाद को में लेके जाना है, किसी वक्फ की जमीन को, वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ को, तो आपका उस वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन है तभी आप उसको कोर्ट में या इधर उधर लीगली कुछ भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, विवाद भी नहीं है। यह बात यहां पर, और यह बात मान भी रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो पहलू है वो 1954 से ही आया है जी। रजिस्ट्री की शुरुआत कही गई है, देश की आजादी 1947 में मिली और 1954 में जब अमेंडमेंट आया इस वक्फ बोर्ड एक्ट में, वक्फ एक्ट में जो 1923 का है, और उसमें फिर कहा गया कि अगर विवाद की स्थिति आती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये कहा गया था। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल ये कहा गया था। और इसके बाद जो फिर वो कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए 1923 का रूट आप भूल भी गए, कोई संपत्ति 100 साल पुरानी है, तो फिर भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। तो ठीक है, पंजीकरण करा सकते हैं, जिसको कराना है वो करा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि 1000 साल पहले का वो रूट कहाँ से मिलेगा जिसको पंजीकरण कराया जाना है? जो वक्फ है वो उसको कहाँ से होगा? आप 100 साल की तो बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, 1923 से कागजात मिल सकते हैं भाई, तब तक ठीक है। उस समय भी बहुत सी रजिस्ट्रियाँ राजीव जी नहीं होती थी, तब भी जो थे वो बैनामे ऐसे ही हो जाते थे, मुँह जवानी बहुत से सौदे हो जाते थे, वक्फ हो जाता था सब कुछ। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि 1923 से था, तो आप 1954 के बाद रजिस्ट्रेशन आया, तो 1923 से पहले की जो संपत्तियाँ हैं या 1800 से पहले की संपत्तियाँ हैं या 1400 की जो संपत्तियाँ, उनका कैसे होगा? ये इसका जवाब अभी तक तुषार मेहता साहब नहीं दे पाए हैं। और ये सवाल राजीव जी जस्टिस संजीव खन्ना जब सुन रहे थे तब भी ये सवाल उठा था, और जस्टिस
गवाही सुन रहे हैं तो कल उन्होंने भी ये सवाल किया था कि भाई 1000 साल पुरानी संपत्ति है तो उसका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके कागज कहाँ से आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तुषार मेहता यहाँ कह रहे हैं कि और आप यहाँ बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वक्फ जो है 100 साल है, कहानी ये है कि हमें दस्तावेज कहाँ से मिलेगा। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि आप इसके लिए जो 1923 का जो एक्ट है उसका जो खंड 3 है, धारा 3 है, उसको देखिए और उसमें है कि अगर वक्फ है तो वो आपकी है, मतलब वो 1923 का हवाला दे रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि एक कहानी बनाइए, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हमारे पास कागज नहीं है तो हम कहां से रजिस्ट्री करेंगे। और भले ही 100 साल पुराना आपका वक्फ हो लेकिन आप आज भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री आप आज भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए कागज मांगा जा रहा है और ये नैरेटिव बताई जा रही है कि कागज नहीं तो हम कहां से करेंगे। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। और उसके लिए वो 1923 के एक्ट का पैरा 3 बता रहे हैं कि उस पैरा 3 में लिखा हुआ है, जरा आपको भी बता दूं कि लिखा हुआ क्या है। उसमें लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज सफिशिएंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन देयरऑफ। यहां पर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी सफिशिएंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन देयरऑफ। 1923 का यह है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है तो यह अपने आप में सफिशिएंट है डॉक्यूमेंट के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि सामने वाला बोलेगा आधार कार्ड भी दो भैया। आजकल आप सोच लीजिए, हर जगह आधार कार्ड चाहिए, हर जगह रजिस्ट्री के लिए चाहिए, पैन कार्ड दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से कोई लाएगा। फिर हम ये बात कह रहे हैं तो आप कहेंगे, तुषार मेहता जी कहेंगे कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है इसके खिलाफ। मामला तो ये है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये मामला है और उस पर जस्टिस गवई जो हैं उन्होंने उनसे पूछ भी लिया। हालांकि ये कहा है कि उन्होंने अगर आप रजिस्ट्रेशन करना भूल रहे हैं तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये कहा इन्होंने एसजी मेहता ने। इस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि अच्छा अंडर 1923 मतलब 6 महीने 1923 का जो कानून है उसके तहत 6 महीने और 1954 जो है उसके तहत 3 महीने, यही आप कहना चाहते हैं? ये जो था जस्टिस गवई ने पूछा उनसे एसजी तुषार मेहता से। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने और 3 महीने की बात कर रहे हैं। ये तुषार मेहता से जस्टिस गवई पूछ रहे हैं और जस्टिस गवई लगातार सवाल कर रहे हैं। और अंडर 1923 6 मंथ्स एंड अंडर 1954 3 महीना, यानी जो रजिस्ट्रेशन का जो तौर तरीका था उसमें यह था कि 1923 के कानून के हिसाब से 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था और 1954 के कानून के हिसाब से 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था। यही है यहां पे। और ये पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं जस्टिस गवई। जस्टिस गवई भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, यहां साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। इसको कल उन्होंने सुना है, पूरी दलीलें सुनी है, जो अपना याचिकाकर्ता हैं उनकी दलीलें, खासतौर से कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल ने बहुत विस्तार से जाकर 1923 का अधिनियम क्या था, 1954 का अधिनियम क्या था, 2013 का क्या था, 1995 का क्या था, सब पर पूरी तरीके से प्रकाश डाला कि किस कानून में क्या व्यवस्था थी और किस तरीके से 2025 का जो कानून आया है ये किस तरीके से उन सारे कानूनों का भी उल्लंघन करता है और संविधान के किन किन अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। ये पूरा विस्तार से कपिल सिब्बल ने कल राजीव जी अपनी बहस में रखा था जी। तो इसलिए अब जो है ये सवाल जो है बार-बार जो पूछे जा रहे हैं इनसे, तुषार मेहता साहब से, और सीजीआई जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो मामले को सुन रहे हैं। राजीव बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि अगर वक्फ को रजिस्टर्ड आपने नहीं किया है, इफ द वक्फ इज नॉट रजिस्टर्ड, द बोर्ड में सेक्शन वहाँ 27 और थर्ड लेयर की बात हो रही है, सेक्शन 27 का तीसरा पार्ट, और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं फर्स्ट योर ड्यूटी सेक्शन 26, फिर देन प्रारंभिक सर्वेक्षण, और अगर वो भी छूट गया तो बोर्ड, तब बोर्ड बनाना। तो ये बातें यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप सर्वे करवाइए, सर्वे भी नहीं करवा पाए हैं तो बोर्ड बनाइए, फिर बोर्ड जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं, यानी मामला शुरुआत से रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी वक्फ के जो है 100 साल पुराने वक्फ का रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इज ओपन
क्योंकि चाहे आप 100 साल पुराने हो या 1000 साल पुराने हो, रजिस्ट्रेशन आज भी करवा सकते हैं। तो वहां जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप ये बता दीजिए कि वहां डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आप वक्फ की प्रॉपर्टी की फोटो लेके जाइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्या ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता अमलेंदु जी। बिल्कुल नहीं होगा राजीव जी, चूंकि जब रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया है ना रजिस्ट्रेशन की। भाई आप रजिस्ट्री में जाते हैं तो उसका 12 साला निकाला जाता है, खसरा खतौनी निकाली जाती है, फिर देखा जाता है उसके ऊपर कोई कहीं कहीं गिरवी तो नहीं रखा है, तमाम सारी चीज़ें उसकी होती हैं, तब जाके रजिस्ट्री होती है। तो ये रजिस्ट्री कैसे होगी, इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं बता रहे हैं। केवल इतना कह रहे हैं कि आप तब नहीं करा पाए तो अब रजिस्ट्री करा ली, अभी भी खुला हुआ है। अरे भाई 1400 साल पहले की रजिस्ट्री अब कैसे होगी? 1400 साल पहले की क्या मुद्रा होती थी, आज क्या मुद्रा होती है, तमाम चीज़ें राजीव जी फिर सवाल पैदा हो जाएंगे। उस समय क्या नापतोल के पैमाने थे, आज क्या नापतोल के पैमाने हैं, ये सवाल सब हो जाएगा। फिर उसके बाद राजीव जी वो शिजरा पूरा कहाँ से आएगा कि 1400 साल पहले किसने वक्फ की जो थी वो वक्फ की संपत्ति, और कौन अब जो है उस वंशावली में चला आ रहा है। यानी राजीव जी अगर 14वीं शताब्दी का कोई है और उस समय अगर कोई किया गया था वक्फ, तो अब तक वो पीढ़ियां आते आते राजीव जी पहुंच चुकी होंगी, हजारों की संख्या में लोग हो चुके होंगे। तो कौन उसका कराएगा, कौन मुतवल्ली होगा? तो ये सब क्या किस तरीके के डिस्प्यूट होंगे? यानी सरकार राजीव जी न्यायालयों के ऊपर एक तरीके से कहा जाए इस कानून के जरिए एक और नया बोझ डालने की तैयारी कर रही है। वैसे ही हमारे यहाँ मुकदमे कम नहीं है राजीव जी, जो बिल्कुल। यहाँ पर तुषार मेहता फिर 1923 के 1923 का जो एक्ट है उसका पैरा 28 जो सेक्शन 28 है वो यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। पावर टू कॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एंड टू अमेंड रजिस्ट्रेशन। ये किसको पावर है इसको रजिस्टर करवाने का और अमेंड करने का, ये बता रहे हैं 28 पैरा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि द बोर्ड में डायरेक्ट मुतवल्ली टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वक्फ। बोर्ड जो है वो मुतवल्ली को डायरेक्ट कर सकता है अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन के लिए, और टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ वक्फ और मे इटसेल्फ कॉज द वक्फ टू बी रजिस्टर्ड और मे एट एनी टाइम अमेंड द रजिस्टर ऑफ वक्फ। यानी बोर्ड जो है वो मुतवल्ली को यहाँ डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा कि जाइए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो मुहैया करवाएगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ वक्फ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये 28 सेक्शन है 1923 का, 1923 का। इसका हवाला यहां दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि तुषार मेहता कह रहे हैं कि यहां नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कागज नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कागज नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान 1954 में शुरू हुआ, लेकिन 1954 में जब अगर शुरू हुआ है तो फिर आज भी कहा जा रहा है कि लेकिन अब उस समय बोर्ड को सरकार के अधीन नहीं लिया जाता था। अब आज के कारण आज जो है वहां कहा जा रहा है कि 2025 के नियम के आधार पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो टेक ओवर किया जा सकता है। 3C जहां पे है, और उसके लिए 3C का जहां जिक्र आता है, सेक्शन 3C का जिक्र आता है, तो फिर सरकार कह रही है 83 पर देखिए उसमें है कि आप इसके लिए डिस्प्यूट में जाइए, यानी ट्रिब्यूनल में जाइए। ट्रिब्यूनल में भी आपका अगर आपके हिसाब से फैसला नहीं होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल से सीधे हाई कोर्ट। तो यहां तक यानी 3C को जस्टिफाई करने के लिए ये पूरी जितनी बहस अभी चल रही है वो 3C को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, जिसको रेज किया था कल कपिल सिब्बल ने, अमलेंदु उपाध्याय जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, पूरी तरीके से उसी को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की साहब 3C को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल जो है वो बेमानी है और सवाल वो ठीक नहीं है और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनका तर्क कुल मिलाकर मेहता साहब का यही है कि वो सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कि सरकार ने पाया है कि पंजीकरण आवश्यक है लेकिन आपके संज्ञान में नहीं लाया गया तो दुर्भावना चल रही है और संपत्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा मुतवल्ली चाहती थी, ये उनका कहना है। मतलब जो पहले अब तक जो था। और केंद्र सरकार ने 1976 में एक समिति गठित की और रिपोर्ट लागू की गई और कानून पारित किया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, ये इनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि समिति के निष्कर्ष ये था कि वक्फ के बारे में जानबूझकर जानकारी छिपाई गई और पंजीकरण के लिए जानकारी जानबूझकर विफल रही। फिर एस जी मेहता ने कहा कि कल उन्होंने कहा था कि अगर पंजीकृत नहीं है तो अदालत जाने का मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर वो बताते हैं कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 जो है वो पंजीकृत किए गए नाज ट्रस्ट के लिए मुकदमा करने पर रोक लगाता है। समिति ने पाया कि वक्फ अधिनियम में यह प्रावधान आवश्यक था। यह उस समिति का हवाला दे रहे हैं जो 1976 में एक समिति बनी थी जिसको लागू नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 1976 में एक समिति गठित की और रिपोर्ट लागू की गई
कि कानून पारित किया गया लेकिन उसे प्रभावी नहीं बनाया गया। ये 1976 का सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी इन 1976, रिपोर्ट वाज इंप्लीमेंटेड एंड लॉ वाज पास्ड बट नॉट गिवन इफेक्ट। ये यहाँ पर सब कुछ हो गया लेकिन उसको इफेक्ट नहीं, उसे प्रभावी नहीं किया गया, यानी उसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद इस कमिटी ने जो निष्कर्ष पे वो कमिटी आई कि वक्फ के बारे में जानबूझकर जानकारी छिपाई गई और पंजीकरण के लिए जानबूझकर विफल होना जो है वो ठीक नहीं है, ये सब कुछ किया जाता रहा। और यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि कल उन्होंने कहा, कल किसने कहा? कपिल सिब्बल ने कहा, अगर पंजीकृत रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अदालत जाने का मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा, ये कहा। लेकिन बॉम्बे पब्लिक एक्ट 1950, बॉम्बे पब्लिक एक्ट 19 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, माफी चाहूंगा, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 जो है वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन न होने वाले ट्रस्ट के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। और समिति ने पाया कि वक्फ अधिनियम में यह प्रावधान आवश्यक था, यानी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 बार सूट फॉर ट्रस्ट नॉट रजिस्टर्ड, कमिटी फाउंड दैट दिस प्रोविजन वाज नेसेसरी इन द वक्फ एक्ट। ये यहां पर बताया जा रहा है एससी में तुषार मेहता की तरफ से। तुषार मेहता यहां पर रजिस्ट्रेशन में अटके हुए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी, और यहाँ एक बात स्वीकार कर ली उन्होंने जो कल कपिल सिब्बल ने कही थी, और इन्होंने कहा एक तरीके से कि ये जो सिफारिश थी इस कमेटी की जो 1976 में बनी थी, उसके आधार पर 1984 में कानून में संशोधन किया गया कि धारा 55A यदि पंजीकृत नहीं है तो कोई मुकदमा नहीं होगा, इसे लागू नहीं किया गया। यानी अगर कोई जो कल कहा था कपिल सिब्बल ने कि पहले भी था कि भाई रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने पर कोई कार्रवाई जो है नहीं होगी, वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी, केवल मुतवल्ली को हटाया जाएगा, उस पर सजा नहीं होगी, इस तरीके का कुछ नहीं था। इसके उन्होंने एक तरीके से राजीव भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात कपिल सिब्बल की सही है। उसके 1984 के कानून में संशोधन किया गया और उसमें यह कि अगर कोई पंजीकृत नहीं है तो कोई मुकदमा नहीं होगा, इसको लागू नहीं किया गया। ये एक तरीके से तर्क दिया है एसजी तुषार मेहता ने। जी बिल्कुल, एसजी तुषार मेहता यहां पर अपनी बात, अपनी दलील रखते हुए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहां एक गर्मा गर्म बहस चल रही है और दलीलें पेश की जा रही हैं। बहस तो नहीं कहें लेकिन दलीलें पेश की जा रही हैं सरकार की तरफ से। वक्फ संशोधन कानून 2025 जो है उस पर 5 अप्रैल को मुहर लगती है राष्ट्रपति की तरफ से, फिर 16 और 17 2 दिन सुनवाई होती है। चीफ जस्टिस तब के यानी तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच बैठती है जो इस पर सुनवाई करती है। फिर 5 तारीख और उस दिन दूसरे दिन 17 तारीख को सरकार मानती है लिखित रूप से कि 3 पॉइंट हैं जिस पर अंतरिम आदेश पारित करने की कोशिश की थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना ने, लेकिन उस पर उसको सरकार मानती है, कहती है कि अगली सुनवाई तक हम इसको सस्पेंड रखेंगे, जो आप इसलिए आप इसको आदेश पारित मत कीजिए। और 5 तारीख को फिर संजीव खन्ना इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि अब मैं रिटायर होने जा रहा हूं, 13 तारीख को रिटायर हो जाऊंगा, तो इसलिए बेहतर है कि नए जो सीजेआई आएंगे, क्योंकि इसमें लंबी बहस भी हो सकती है, तो नए सीजेआई इस पर अपनी सुनवाई करें तो बेहतर है। और उसके बाद नए सीजेआई आते हैं 14 को जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई यानी BR गवई जो हैं वो बनते हैं 52वें 52nd सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो 15 तारीख को इसकी सुनवाई करते हैं और कहते हैं कि 20 तारीख को हम इसकी सुनवाई करेंगे। इससे पहले मुझे थोड़ा इसको पढ़ना होगा और कुछ सवाल हैं, हलफनामे यानी एफिडेविट चाहिए, कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। दोनों पक्ष उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, दोनों पक्ष यानी जो इसके पक्ष में है, जो इसके खिलाफ है सरकार, और मुस्लिम पक्ष और याचिकाएं जो आई हैं वो, ये सब कुछ होता है। और इसके बाद 20 तारीख को यानी कल इस पर सुनवाई होती है। कपिल सिब्बल और उनके साथी वकील, वरिष्ठ वकीलों की टोली 3.25 घंटा इस पर बहस करते हैं। 3 घंटा 45 मिनट अपनी दलीलें रखने के बाद आज दोबारा जब इस पर सुनवाई हो रही है 44वें नंबर पर, 44th नंबर पर यह केस, और वहां से सुनवाई शुरू होती है। पहले
सारे केसेस को निपटाया जाता है, सुनवाई होती है और सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रखना शुरू करते हैं और रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम मसलों पे अपनी बात रख रहे हैं। इस वक्त भी ये सुनवाई चल रही है। आगे क्या कुछ बहस हो रही है कोर्ट नंबर 1 सीधे क्या चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, अब तुषार मेहता साहब की अभी दलीलें चल रही हैं। वो बता रहे हैं कि साहब जो 1984 के कानून में था, वो जो संशोधन किया गया उसको उन्होंने बताया कि साहब उसमें ये छोड़ दिया गया कि उस पर FIR हो सकती है, मतलब सजा हो सकती है, कुछ भी अगर आप पंजीकरण नहीं कराते मुकदमा होगा, इसको नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जो था वो कहा कि सरकार ने पाया है कि ट्रस्टों में अभी भी कुप्रशासन चल रहा है, ये SG साहब ने कहा, और कहा कि अब आप बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट देखिए, उन ट्रस्टों पर मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है ये एक्ट जो इस एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है, यानी जो पंजीकृत नहीं है उन पर भी रोक लगाता है मुकदमा करने पर। ये एक तरीके से वो खामी बता रहे हैं बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है 1955 इसका हवाला 1950 है शायद 1950 इसका हवाला दिया गया और उसके बाद 1984 का हवाला भी दिया गया और कुछ सिफारिशों के आधार पर 1984 में कानून में संशोधन किया गया और उसमें धारा 55A अगर पंजीकृत नहीं है तो कोई मुकदमा नहीं, इसे लागू नहीं किया गया। अब ये 1984 की बात कर रहे हैं जहां तीसरा संशोधन आता है और इसमें लिमिटेशन किया जाता है इस एक्ट में, ये बता रहे हैं 1984 का जिक्र यहां पर किया जा रहा है तुषार मेहता की तरफ से। तो यहां पर सीधा है अमलेंदु जी 102 साल के इतिहास को यहां खंगाला जा रहा है। 1923 से लेकर 2025 यानी 102 साल, और 102 साल के अलग अलग किस साल में, यानी 1923 में क्या हुआ, 1954 में क्या हुआ, 1976 में क्या हुआ, 1984 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ और 2025 में क्या होने जा रहा है या हो रहा है, ये सब कुछ यहां पर धीरे धीरे इसकी परतें खोली जा रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प ये केस यहां दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और अब जो हम मुस्लिमों के हितैषी भी बन रहे हैं सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी, और वो कह रहे हैं कि 1984 का जो अधिनियम था उसमें मुस्लिम समुदाय के कड़े विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया, यानी जो सजा वाला जो था उसको नहीं किया गया। 1995 के अधिनियम में धारा 87 को शामिल किया गया, लेकिन नवंबर 2013 में इस प्रावधान को फिर से हटा दिया गया, ये उनका कहना है अपने तुषार मेहता साहब का जो सॉलिसिटर जनरल है राजीव जी। जी 1984 के एक्ट में मुस्लिम समुदाय के कड़े विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। 1984 में जो इसमें संशोधित एक्ट लाया गया, उस एक्ट में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया और इसके बाद इसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद 1995 के एक्ट में धारा 84 को शामिल किया गया, लेकिन नवंबर 2013 में इस प्रावधान को भी हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पहलू। लेकिन जो 87 है वो क्या है? 87 कह रहा है कि बार टू एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड वक्फ ओमिटेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये यहां पर 87 की बात है और ये 2013 में यानी 2013 में इसको हटा दिया गया और 47 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2013 47 लाया गया, यह बताया जा रहा है। तो यानी 87 को हटाकर 47 लाया गया है और इसका एक छोटा सा वो कटिंग ये यहां पे रख रहे हैं तुषार मेहता। लेकिन बात यही है, 84 की बात आप कर रहे हैं, 2013 की बात कर रहे हैं, 1995 की बात कर रहे हैं, तीन अलग अलग साल के अलग अलग पहलुओं पे आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं जो यहां पर पूछा गया है, जो जिस कारण यहां परेशानी है, जिसमें अब धारा 3(1)R की बात भी हो रही है शायद। जी 3(1)R की बता रहे हैं, मतलब अब खूबियां बता रहे हैं कि 3(1)R जो है, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब पुराने कानून जो उनमें क्या कमियां थी, हमने इसको कितना अच्छा बना दिया है। अब वो बता रहे हैं कि जब धारा 3(1)R जो है अब वो प्रभावी रूप से लागू होगी, बशर्ते ये रजिस्टर्ड हो और अनडिस्प्यूटेड हो। फिर राजीव जी वही बात आ गई कि रजिस्टर्ड हो और अनडिस्प्यूटेड हो। तो भाई ये अनडिस्प्यूटेड और रजिस्टर्ड भी इसको कौन तय करेगा, ये कैसे तय होगा, ये तो सवाल फिर खड़ा हुआ है।
और आप बताना कि 3R जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर दे रही है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि जो कल दलीलें दी गई थी कपिल सिब्बल की तरफ से, उन दलीलों के माकूल जवाब तुषार मेहता साहब की तरफ से अभी तक नहीं आ पाए हैं। जी जी बिल्कुल, दलीलों के माकूल जवाब तुषार मेहता की तरफ से नहीं आए हैं और यहीं पर परेशानी जो है वो सरकार की बढ़ती है, क्योंकि जब आप सही जवाब नहीं देंगे तो फिर आखिर कैसे यहाँ इस केस को आप डिफेंड कर पाएंगे, एक बड़ी चीज है। और इसमें लेकिन खंगाले जा रहे हैं बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को खंगाला जा रहा है, 102 साल के इतिहास को खंगाला जा रहा है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ी होगी इन लोगों को, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अलग अलग अपनी दलील के लिए उन सारे कागजात को लाया गया है। तुषार मेहता आगे भी अपनी बात रख रहे हैं, जरा उसको भी देखिए अमलिंदु जी। तुषार मेहता की जो आगे की बात है उसमें यह है कि धारा 5 में वक्फ के प्रकाशन की आवश्यकता पीड़ित पक्ष को इसे चुनौती देने में सक्षम बनाने के लिए थी। इसे अवमाननापूर्ण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना था और कोई भी व्यक्ति पंजीकरण का दावा नहीं कर सकता जो उसका नहीं है, ये कहा जा रहा है। जरा इसको और समझाइए। हाँ राजीव जी, ये उनका कहना है कि जो धारा 5 में वक्फ के प्रकाशन की आवश्यकता सक्षम बनाने के लिए थी और इसे अवमाननापूर्ण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना था और कोई भी व्यक्ति पंजीकरण का दावा नहीं कर सकता। मतलब इनका कहना यह है कि पंजीकरण हर कोई नहीं करा सकता जो उसकी संपत्ति नहीं है, ये कहा। तो अब राजीव फिर यही सवाल आएगा कि भाई जो 200 साल पुरानी संपत्ति है जिसने वक्फ की थी उसका पंजीकरण अब कैसे कोई कराएगा? आप तो कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति वो दर्ज कराएगा, तो अब 200 साल पहले जिसने वक्फ की थी वो तो पंजीकरण कराने आएगा नहीं राजीव जी। जाहिर सी बात है कि उसकी अब तक तो 10 पीढ़ियां आ चुकी होंगी, तो 10 पीढ़ियों में कौन कराएगा, किसको अधिकार? जब वो वक्फ कर चुका आदमी, और राजीव जी एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो वक्फ रहती है। जो मुस्लिम मैथोलॉजी है उसके अनुसार कि अगर आपने एक बार संपत्ति वक्फ कर दी तो वक्फ हो गई, अब वो आपके जो वंशज हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत साफ सी बात यह है। तो उनके वंशज क्यों आएंगे अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब उनकी संपत्ति है ही नहीं? फिर आप कहेंगे कि अच्छा आप संपत्ति कराने आए हैं, 200 साल पहले आपने किसी फोर फादर ने आपने की थी तो रजिस्ट्रेशन कराने आए, तो अब आप उसके कागज दीजिए। आप अब वो कहाँ से ये सब चीजें आएंगी? तो ये बहुत घपला जो किया गया है राजीव जी, ये साफ तौर पर जो कहा था कल कपिल सिब्बल ने कि ये दुर्भावनापूर्ण है और सिर्फ जो है मास स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर कानूनी तौर पर संपत्तियों का कब्जा करने के लिए कानून बनाया गया है, वो एक तरीके से उस बात का जवाब अभी तक एसजी तुषार मेहता साहब की तरफ से नहीं आ पा रहा है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जी, तुषार मेहता थोड़ा घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं जिन बिंदुओं को रखा गया है, अलग अलग पार्ट्स को। और खासकर अगर 3 बिंदुओं पे ही चर्चा की जाए, अंतरिम फैसले पे ही चर्चा की जाए, तो ये जो 3 है प्रमुख रूप से, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी की बात है, वक्फ बाय यूजर की बात है, दूसरा जो है वो बोर्ड में मुस्लिम होने चाहिए, गैर मुस्लिम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसकी बात है, तीसरा कलेक्टर की बात है। अभी यहां पहले में ही घूम रहे हैं या घुमा रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है अमलिंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव, अभी वो घुमा रहे हैं। और एक बात राजीव जी ये है कि वो पुराने तो सारी चीजें लेकर आ रहे हैं कि 1923 के कानून में ये था, 1954 के कानून में ये था। भाई ये बात तो कल कपिल सिब्बल बता चुके हैं, 23 के कानून में क्या था और 54 के कानून में क्या था, 13 के कानून में क्या था। आपको अगर ये बताना है कि आपका कानून कैसे बेहतर है, आपने क्या ठीक किया, तो आप उसको बताइए। भाई कल जो बातें कही गई थी उसमें कहा गया था कि धारा 3C जो है वो किस तरीके से उल्लंघन करती है, धारा 3D की क्या है, धारा 3R की क्या है, ये सारी बातें जो थी कल कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई थी। तो आपको जवाब उसके देने थे कि ये आप जो कपिल सिब्बल ने कहा है ये बातें ठीक नहीं है, और उसके आपके पास क्या तर्क है। वो तर्क राजीव जी अभी तक नहीं आए हैं। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी तुषार मेहता साहब जो उन्होंने हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया था उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी विस्तार से उसमें कहीं नहीं जा रहे हैं। जो मतलब सवाल पूछे गए थे उन सवालों के जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो CJI जस्टिस गवई और जो जस्टिस मसीह सवाल पूछ रहे हैं उनके भी संतोषजनक उत्तर जो है वो एसजी तुषार मेहता की तरफ से मिलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और कह रहे हैं कि एसजी मेहता कह रहे हैं योर लॉर्डशिप हैव टू सी स्टेइंग दैट, यहाँ पर तुषार मेहता कह रहे हैं। तो फिर CJI कह रहे हैं कि हमने कल ही कहा था कि संवैधानिकता की धारणा है, यानी yesterday only we said that there is a
प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यहाँ पर साफ साफ उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात हो रही है, उसकी अवधारणा की बात हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा जो मामला है, क्योंकि अब एसजी मेहता को भी लग रहा है कि कहीं हाथ से मामला निकल ना जाए, जी। इसलिए यहाँ स्टे की बात भी हुई है, स्टेइंग दैट, सी स्टेइंग दैट, हैव टू सी स्टेइंग दैट। आपको इसको देखना होगा, स्टे, अगर आप इस पे कोई स्टे देते हैं तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो उसी पे अगर आप स्टे देने की कोशिश करते हैं इस कानून पे, तो आपको बहुत सारी जो हम पहलू रख रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। इस पर यहाँ सीजेआई कह रहे हैं कि हमने कल ही कहा कि हम संवैधानिक पक्ष को देखेंगे, जी। हम कानून की जो संवैधानिकता है उसको देखेंगे, ये बात यहाँ कही जा रही है। एक बहुत बड़ी बात कही है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही राजीव जी। कानून की संवैधानिकता क्या है, वही सवाल उठाया जस्टिस गवई ने भी पूछा कि 100 साल पुराना है तो उसको कैसे किया जाएगा और रजिस्टर कैसे होगा, और ये जस्टिस संजीव खन्ना ने भी पूछा था। और कल भी जो था ये कहा था जस्टिस गवई ने कि हम जो है एजम्पशन पे नहीं जाएंगे, जो संवैधानिकता है उसकी कसौटी पर हम इसको परखेंगे। अब संवैधानिकता की कसौटी राजीव जी है, तो ये पूछा गया था कल कपिल सिब्बल की तरफ से कि ये कहा गया था कि ये अधिनियम जो बना है, ये जो कानून बना है, ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के 26, 30 और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है। इसका जवाब अभी तक तुषार मेहता साहब की तरफ से नहीं आया है कि ये उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। और वो ये कह रहे हैं कि साहब आपको अगर इसको स्टे करना है, यानी समझ रहे हैं राजीव जी, एक तरह से कहा जाए तुषार मेहता कि ये मामला सरकार के खिलाफ जा रहा है और शायद वो तर्क जो है वो बेहतर नहीं रख पा रहे हैं कानून के पक्ष में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको मतलब स्टे करना चाहते हैं तो आपको जो हमने बातें रखी हैं उसकी तरफ ध्यान रखना होगा। और उसमें खास बात जो आखिर में उन्होंने कही है वो यही है कि साहब कि कोई भी व्यक्ति जो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता अगर वो उसकी संपत्ति नहीं है। तो एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उसकी संपत्ति नहीं है, और ये राजीव जी पहली तय हो जाता है मुस्लिम माइथोलॉजी में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो संपत्ति उसके वंशजों की रह ही नहीं जाती है अगर वो वक्फ कर दी गई है जी। तो फिर ये कैसे कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, यही तो मूल सवाल है। और यही कपिल सिब्बल ने कल तर्क दिया था, भाई कौन इसको आके रजिस्टर कराएगा, ये 100 साल पुरानी संपत्ति या 200 साल पुरानी संपत्ति या 1000 साल पुरानी संपत्ति है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतनी पुरानी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आखिर होगा तो कैसे होगा, जिसके बारे में तुषार मेहता कह रहे थे। तुषार मेहता ने तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी, लेकिन उन पहलुओं पर बात नहीं रखी जिन पहलुओं को लगातार, जिन पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है और यहां पर आशंकाएं जता रहा है। कल लगभग 3.25 घंटे की जो दलील पेश की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो विपक्ष है इस कानून के खिलाफ जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी तरफ से, और आज फर्स्ट हाफ में 44वें नंबर पर, 44th नंबर पर यह केस, और जैसे ही इस केस पर सुनवाई शुरू हुई हम आपके बीच पहुंच गए और लगातार इस केस को आप तक हम पहुंचा रहे थे। और उसके साथ साथ अब जबकि आखिरी दलील इन्होंने पेश की है, क्योंकि अब इस वक्त कोर्ट में लंच घोषित कर दिया गया है, कोर्ट में लंच घोषित कर दिया गया है और कोर्ट रिज्यूम होगी, अदालत रिज्यूम होगी 2 बजे। आप जानते हैं 1 से 2 अदालत में लंच का समय होता है। और इस बीच जो कुछ हुआ है जरा जल्दी से कैप कर देता हूं। इसमें एक तरफ तो तुषार मेहता, पूरा का पूरा मामला तुषार मेहता के पक्ष में था अभी, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ बोलना था, लेकिन जब उनके पाले में गेंद है तो वो कितना खेल पाए, कितना गोल पर कर पाए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिरी दलील तुषार मेहता की जो थी कि अगर मिलॉर्ड, अगर आप स्टे देते हैं तो आपको बहुत सारे पहलुओं को देखना होगा। तो मिलॉर्ड ने कहा कि हमने कल ही कह दिया था कि संवैधानिक पक्ष को हम देखेंगे, कानून अगर संसद से पास हुआ है तो हम संसद के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन संवैधानिकता को देखेंगे हम, और वो संवैधानिकता जो भी होगी वो हम आप तक उसी के आधार पर हम कोई भी निर्णय लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसको देखेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसको हम देखेंगे और उसी पर हम बात करेंगे। और अब कोर्ट में लंच का समय और 2 बजे से फिर से सुनवाई। हम भी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और 1:55 पर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। इस अब यहां से जो है 2 बजे से आप हमारे साथ 1:55 से हमारे साथ जुड़िए। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हो सकता है इस पे आज कोई फैसला आ जाए, क्योंकि आज कोर्ट में जो समर वेकेशन है उसका आखिरी दिन, आज कल से समर वेकेशन शुरू हो रहा है जहां तक मैं जानता हूं, अमलेंदु जी करेक्ट कीजिएगा। और समर वेकेशन कल शुक्रवार है शायद, हाँ नहीं कल थर्सडे है, कल थर्सडे है, तो कल से हो सकता है। अमूमन 20 तारीख से हमने देखा है, लेकिन आज 21 है, तो आज इस पे कुछ ना कुछ फैसला आना है, ये तय मानिए आप।
और क्योंकि दोनों पक्ष की सुनवाई जबरदस्त हो गई है और इसीलिए आखिर में तुषार मेहता ने कहा है कि मिलॉर्ड, स्टे देने से पहले जरा इन तमाम पहलुओं को आप देख लीजिए। हमने तमाम पहलुओं को रख दिया। 102 साल के इतिहास को खंगाला गया यहां पर, लेकिन जब यानी 1923 से लेकर 2025 तक 102 साल होता है, लेकिन कल उससे भी पहले 1904 से यानी 124 साल के इतिहास को 121 साल के इतिहास को खंगाला गया था। कल 121 ईयर्स के हिस्ट्री को, इतिहास को कल खंगाला गया और आज 102 साल के इतिहास को खंगाला गया। लेकिन क्या उसके बाद भी विपक्ष अपनी बात को मनवाने में यहां सफल हो पाया या नहीं, या सत्ता पक्ष की तरफ से दलील देते हुए तुषार मेहता अपनी बात रखने में सफल हो पाए कि नहीं, यह सब कुछ 1:55 पे जब हम दोबारा आएंगे, 2 बजे से कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू होगी और आज ही इस पे फैसला आएगा, यह भी तय मानिए आप। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले पड़ाव में जब हम आएंगे तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस चर्चा में बने रहिए। बहुत कुछ वहां पर हमारे सामने आएगा। वह कानून बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जरिए आप जानते हैं कि अगर यह कानून जिस ढंग से जो चुनौतियां पेश की जा रही हैं, उसमें न सिर्फ मुस्लिम समुदाय यानी वक्फ की बात चर्चेस की भी आएगी, बात सिखों की भी आएगी, बात हिंदुओं की भी आएगी, यह बात कही जा रही है। इसलिए यहां पर जो भी फैसला होगा कोर्ट का वो सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन फैसला आता क्या है वो देखना दिलचस्प है। अमलेंदु जी, थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं और सीधे 1:55 पे हाजिर होंगे। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।